Hello students, now we will study our next topic of business environment, that is industrial licensing policy. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी इंट्रोडक्शन. द एक्ट केम इनटू द फोर्स ऑन 8 मई 1951. द इंडियन गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू द लाइसेंसिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू मेंटेन कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट and Regulation Act 1951. A license is a written permission granted to an enterprise by the government according to which the product mentioned therein can be manufactured by the enterprise. The license also includes place where the factory is established, the name of the product to be produced, the limit of the production capacity, एक्सपेंशन ऑफ द एंटरप्राइज. जो ये एक्ट था ये 8 मई 1951 को आया था. ठीक है, इसमें एक इंडस्ट्रीज़ को मेंटेन करने, कंट्रोल करने, उनकी डेवलपमेंट रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए इस जो पॉलिसी को बनाया गया है. और जो एक लाइसेंस होता है वो एक रिटन फॉर्म में होता है और इसमें हमारी कंपनी के या फैक्ट्री के सारे जो भी कहाँ पर वो एस्टेब्लिश हुई है, क्या प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रही है, कितनी लिमिट में कर रही है और उसका एक्सपेंशन क्राइटेरिया सब कुछ मेंशन होता है उसके अंदर. ठीक है, और इसमें आगे हम पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की. इंडियन लाइसेंसिंग पॉलिसी या इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी क्यों आई? To develop and control industrial investment and production, to regulate the location of industrial units so as to secure a balanced regional development. कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ ऐसे एरिया में हो जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया ना हो आसपास और जहाँ पर जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो वो भी कम हो, तो ऐसे एरिया में वो हमारी जो इंडस्ट्री है या फैक्ट्री है वो इस्टेब्लिश हो. तो उसके लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है इंडस्ट्रीज़ को. टू प्रोटेक्ट एंड एनकरेज टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के, टू प्रिवेंट मोनोपोली एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मोनोपोली से भी प्रिवेंटेशन करने के लिए भी, ताकि मार्केट में मोनोपोली की सिचुएशन ज़्यादा ना इस्टेब्लिश हो जाए और जिससे क्या होगा कि जो कुछ एक कंपनीज़ होंगी वही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगी और जो छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होंगी उनको लॉस होंगे और वो इस्टेब्लिश और एक्सपैंड नहीं कर पाएंगी. तो उनको मोनोपोली से बचाने के लिए भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया. टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव करने के लिए भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसके मेन प्रोविजंस. इंडियन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी के जो प्रोविज़न हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं. पहले है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट एंड द सेकंड इज़ इन्वेस्टिगेशन एंड टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट. इसमें सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग. जो एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है जो पहले से ही काम कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उसको रजिस्टर्ड होना और उसको लाइसेंस लेना अनिवार्य है. ये मैंडेटरी है हर इंडस्ट्री के लिए इसके प्रोविजंस में कि भी कोई भी इंडस्ट्री जो ऑलरेडी वर्क कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है प्रोडक्शन करने की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से के द्वारा उसको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है. उसके बाद ही वो अपना जो बिज़नेस है वो एक्सपेंड कर सकती है. नेक्स्ट है एस्टेब्लिश्ड ऑफ न्यू अंडरटेकिंग्स, कि एक ही जो इंडस्ट्री में कोई नई अंडरटेकिंग, नई जो फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक लाइसेंस प्रोवाइड करेगी उस अंडरटेकिंग को. उसके बाद वो बिज़नेस है वो कमेंसमेंट होगी उस बिज़नेस की. नो पर्सन और अथॉरिटी अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ न्यू अंडरटेकिंग विदाउट अ लाइसेंस इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कमेंसमेंट. कि कोई भी पर्सन या अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के ऐसा कोई लाइसेंस इशू नहीं कर सकती उस अंडरटेकिंग के लिए. सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक लाइसेंस इशू करेगी उस अंडरटेकिंग के लिए अपने बिजनेस को कमेंस या स्टार्ट करने के लिए. नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ न्यू आर्टिकल्स.
जब कोई फैक्ट्री या कोई अंडरटेकिंग नया प्रोडक्शन शुरू करती है, नई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कोई इंट्रोड्यूस करती है, तो उसके लिए भी अंडरटेकिंग को या फैक्ट्री को या उस इंडस्ट्री में इंडस्ट्री की कोई यूनिट है उसको लाइसेंस लेना मैंडेटरी है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। अगर वो ऐसा लाइसेंस नहीं लेता तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्प्ट कर देती है उस बिजनेस को स्टार्ट करने से। नेक्स्ट आता है हमारे पास पावर टू रिवोक रजिस्ट्रेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि भी वो कोई भी लाइसेंस जो उसने प्रोवाइड किया है उसको वो रिवोक कर दे, कैंसिल कर दे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफेक्टिंग सब्सटेंशियल एक्सपेंशन। This section lay down that other than the central government, no other owner of the industrial undertaking can make substantial expansion of his unit without obtaining a license for it। अगर कोई अंडरटेकिंग या कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्रियल ओनर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है तो बिना वो लाइसेंस लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकता। ठीक है। उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए गवर्नमेंट की जो कन्फर्मेशन ज़रूरी होती है और गवर्नमेंट कन्फर्मेशन अपना लाइसेंस प्रोवाइड करके देती है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइसेंस फॉर शिफ्ट इन लोकेशन। अगर कोई अंडरटेकिंग अपने जो लोकेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाहती है उसके लिए भी उस इंडस्ट्री को एक लाइसेंस लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। नेक्स्ट आता है लाइसेंस टू कैरी ऑन बिजनेस। लाइसेंस इज नेसेसरी to carry on business by an existing undertaking which are originally exempted but later on covered under the act due to order issued by the government for cancellation of exemption। कि कोई भी अंडरटेकिंग, कोई भी इंडस्ट्रियल बिजनेस अंडरटेकिंग अगर अपने बिजनेस को कैरी ऑन रखना चाहती है और उसके लाइसेंस की जो अवधि है या उसका टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है तो उसको लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ेगा अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। नेक्स्ट आता है लाइसेंस अबोलिश्ड। एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर 477 डेटेड जुलाई 1991 issued under the Act Section 10, 11, 11A and 13 has been made imperative कि भी लाइसेंस को अबोलिश भी किया जा सकता है, ख़त्म भी किया सकता है पर बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है इसका पार्ट जो हमने बताया था कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक था लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट आता है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन एंड टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट। इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, बिजनेस अंडरटेकिंग की क्या कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। उस अंडरटेकिंग के अंदर किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, किस मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, क्वालिटी ऑफ आर्टिकल्स क्या है, कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी क्या कर सकती है, इंक्वायरी कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और वो प्राइसेस के बारे में भी इंक्वायरी कर सकती है, प्राइसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। व्हेन नेसेसरी टू टेक एक्शन फॉर द पर्पस ऑफ कंजर्विंग एनी रिसोर्सेज नेशनल इम्पोर्टेंस विच आर यूटिलाइज्ड इन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। कोई भी अगर ऐसा रिसोर्स यूज़ किया जा रहा है इंडस्ट्री में जो एक नेशनल इम्पोर्टेंस रखता है और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उस जो अंडरटेकिंग से लाइसेंस वापस भी ले सकती है इन्वेस्टिगेशन के बाद। ठीक है। क्वालिटी जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं कोई अंडरटेकिंग, उसकी क्वालिटी कैसी है उसके बारे में भी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। कोई हाईली डेट्रीमेंटल अगर कोई प्रोडक्शन कर रही है कंपनी या कोई बिजनेस तो उसके लिए भी क्या कर सकती है गवर्नमेंट, उसके अफेयर्स को, उसके जो ऑपरेशंस को बंद करवा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कोई भी बिजनेस अंडरटेकिंग या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग गलत तरीके से अपने बिजनेस को चला रही है और उस बिजनेस की वजह से एनवायरनमेंट पे कोई गलत इफ़ेक्ट हो रहा है तो कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है वो एक्शन ले सकती है उस जो इंडस्ट्री की
जो लाइसेंस था उसको प्रोवाइड किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उसको रिवोक कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, ठीक है, एबॉलिश कर सकती है। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है रेगुलेशन द प्रोडक्शन, कि कंपनी में या अंडरटेकिंग में क्या हो रहा है, क्या प्रोडक्शन हो रहा है, उसको रेगुलेट करना। प्रोहिबिशन द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ऑफ अंडरटेकिंग फॉर रिसोर्टिंग टू एनी एक्ट ऑफ प्रैक्टिसेस, कोई ऐसी एक्ट या प्रैक्टिसेस हो रही है जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन जो इकोनॉमिक वैल्यू कम हो रही है इंडिया की या कंट्री की, तो उसके लिए भी कंट्री क्या, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको प्रोहिबिट कर सकती है ऐसी अंडरटेकिंग को, ठीक है। और जो प्राइजेस को कंट्रोल करती है अंडरटेकिंग्स, उसके ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक्शन ले सकती है। अनवांटेडली अगर कोई अंडरटेकिंग किसी प्रोडक्ट के प्राइजेस को अगर हाई कर रही है या कम कर रही है, तो उसको लेकर भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक्शन ले सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पावर टू टेक ओवर विदाउट इन्वेस्टिगेशन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो बिना इन्वेस्टिगेशन के भी किसी भी अंडरटेकिंग का जो क्या है लाइसेंस वापस ले सकती है, और उसको अबॉलिश कर सकती है, रिवोक कर सकती है। इसमें एक पॉइंट जो ऊपर दिया गया है वो है पावर टू टेक ओवर द मैनेजमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द मैनेजमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। कोई भी गवर्नमेंट इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकती है किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, और अब कुछ अपने अपॉइंट कर सकती है कंट्रोलर उस कंपनी को मैनेज करने के लिए। ऑथोराइज कंट्रोलर को अपॉइंट कर सकती है गवर्नमेंट अपनी तरफ से, और उस कंपनी के, क्योंकि उस कंपनी के जो डायरेक्टर है उस कंपनी को चलाने में सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ अपने ऑथोराइज कंट्रोलर को भी अपॉइंट कर सकती है कंपनी को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट आता है पावर टू रेगुलेट सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स। अगर कोई अंडरटेकिंग या कोई इंडस्ट्री कुछ ऐसी रिसोर्सेज का यूज़ कर रही है जो गवर्नमेंट की परमिशन के अंडर जाना चाहिए, जैसे ट्रांसपोर्ट या डिस्पोजल, एक्विजिशन, तो उसके लाइसेंस को भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है, प्राइसेस को कंट्रोल कर सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और कोई भी पर्सन है कंपनी में उसको डायरेक्ट कर सकती है, और कमर्शियल और फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन विच इज़ डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट, उसको भी प्रोहिबिट कर सकती है कि जो पब्लिक के लिए हानिकारक हो, हार्मफुल हो, तो ऐसी अंडरटेकिंग या ऐसी ट्रांजैक्शन को भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है या रेगुलेट कर सकती है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल। Advisory Council. This section of the Act authorized the establishment of a central advisory council for the purpose of advising the central government on matter concerning the development and regulation of scheduled industries. कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ एडवाइसेस चाहिए होती है, पर्टिकुलर एडवाइसेस, तो उन एडवाइसेस के लिए भी क्या कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल को एस्टैब्लिश कर सकती है। और इस जो काउंसिल के अंदर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मेंबर होने चाहिए, 30 नंबर ऑफ मेंबर से ज़्यादा इसके अंदर मेंबर नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट काउंसिल। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी स्पेसिफाइड या स्केड्यूल्ड इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एक डेवलपमेंट काउंसिल को भी अपॉइंट कर सकती है। इसके अंदर भी कुछ मेंबर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उन्हें अपॉइंट करती है फॉर प्रोमोटिंग साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च, जैसे कि साइंटिफिक और रिसर्च जो डेवलपमेंट के लिए भी क्या कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई डेवलपमेंट काउंसिल को इस्टेब्लिश करती है फॉर प्रमोटिंग इम्प्रूवमेंट इन डिज़ाइन एंड क्वालिटी विद रेफरेंस टू सच एन इंडस्ट्री और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़। इसके लिए भी डेवलपमेंट काउंसिल को क्या किया जाता है, बनाया जाता है फॉर ट्रेनिंग द टेक्नीशियंस एंड लेबरर। जो टेक्नीशियंस होते हैं अंडरटेकिंग में लगे हुए, बिजनेस में काम करने वाले, उनकी ट्रेनिंग के लिए भी डेवलपमेंट काउंसिल को एस्टैब्लिश किया जाता है फॉर मीटिंग सच एक्सपेंसेस इन द एक्सरसाइज ऑफ द फंक्शन। जो
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं और फंक्शंस हैं उनको मीट करने के लिए भी, उनको ख़त्म करने के लिए भी क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंट काउंसिल को एस्टैब्लिश कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिव्यू ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, जो इसके मेन प्रोविजंस थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, वो मैंने आपको पढ़ा दिए। अब हम स्टडी करेंगे रिव्यू ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया, कि इंडिया में लाइसेंसिंग पॉलिसी का क्या रिव्यू था, पहले कैसे थे कि और अभी कैसे है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग, अकॉर्डिंग टू न्यू लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ 1991, it is compulsory to obtain license only in case of 18 industry which are engaged in the field of defense, environment, luxury good and hazardous commodities. The number of industries compulsory licensing later on reduced to 5. जो स्टार्टिंग की जो हमारे 1951 की जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंगली सभी जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी अंडरटेकिंग थी उनको लाइसेंस लेना कंपलसरी था। बट जो नई लाइसेंसिंग पॉलिसी जो अमेंड हुई है, जो नई लाइसेंसिंग पॉलिसी आई है 1991 में, उसमें क्या किया गया, सिर्फ 18 इंडस्ट्री को ही लाइसेंस लेने के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज़ को ही लाइसेंस लेना पड़ेगा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। बाद में 1997 में इसको 9 कर दिया गया और लेटर उन्होंने इसको 18 से 5 पे रिड्यूस कर दिया गया कि सिर्फ 5 टाइप की इंडस्ट्रीज़ को ही लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट है, सभी इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेफिनेशन ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज हाउसेज। जो हमारी जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उसमें क्या था कि भी अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 20 करोड़ है या इससे ज़्यादा है तो वो लार्ज इंडस्ट्री हाउसेस माने जाएंगे, जिसको इंक्रीज कर दिया गया 100 करोड़ पे 1981 पे। द न्यू लाइसेंसिंग पॉलिसी ले ग्रेटर स्ट्रेस ऑन प्रिवेंटिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन मोनोपोली रेदर देन अ साइज ऑफ द बिजनेस हाउसेस। जो नई पॉलिसी बनाई गई है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसके अंदर क्या किया गया, मोनोपोली को कंट्रोल किया गया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल किया गया और साइज ऑफ बिजनेस के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइसेंसिंग फॉर द एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। अकॉर्डिंग टू लाइसेंसिंग पॉलिसी 1970, अ लाइसेंस वाज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एक्सपैंड प्रोडक्शन कैपेसिटी, बट अकॉर्डिंग टू न्यू लाइसेंसिंग पॉलिसी 1991, नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो पुरानी लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उसमें क्या था कि आपको इंडिया में उसमें क्या था कि अगर एक बिज़नेस अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अपने बिज़नेस को, अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करना चाहती है कि अभी वो 10% प्रोडक्शन करती है और बाद में 25% करना चाहती है, तो उस इंडस्ट्री को लाइसेंस लेना ज़रूरी था, रिक्वायर्ड था। बट जो नई लाइसेंसिंग पॉलिसी आई है अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी ऑफ 1991, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, भी कोई भी लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, जो नई हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। जो इनिशियल जो पॉलिसी थी, जो स्टार्टिंग में पॉलिसी बनी थी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी 1956 टू 1991 तक की जो पॉलिसी थी, उसके अंदर क्या था, 17 इंडस्ट्रीज हैज़ बीन रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के लिए 17 इंडस्ट्रीज़ को रिजर्व किया गया। बट लेटर ऑन जो नई जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई उसके अंदर इसको रिड्यूस कर दिया गया अप टू 5 इंडस्ट्रीज़, कि सिर्फ 5 ही ऐसी इंडस्ट्रीज़ होंगी जिसको लाइसेंस लेना मैंडेटरी होगा या रिक्वायर्ड होगा, नेसेसरी होगा। ठीक है, ये हमारे इंडिया में इसकी लाइसेंसिंग पॉलिसी का रिव्यू है कि स्टार्टिंग में वो कैसे था और अभी वो चेंज होकर कैसे हो गया है। इसमें कुछ रिलायबिलिटी आई है पहले से अभी तक। ठीक है, और इसके साथ हमारा ये जो टॉपिक है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी का वो ख़त्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट की क्वेरी है तो आप लोग मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।